गरीब बहू बनी गांव की कलेक्टर। उत्तर प्रदेश के छोटे से मगर संपन्न गांव शिवपुर में रहने वाली प्रिया का विवाह राहुल से हुआ था। प्रिया का परिवार बहुत साधारण था, जिसके कारण उसकी सासू माँ सावित्री देवी उसे हमेशा ताने मारती थीं और घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं। प्रिया का सपना था कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके एक कलेक्टर बने, लेकिन ससुराल में उसे पढ़ने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात सब सो जाने के बाद खत्म होती थी। घर के सभी बड़े बड़े काम, 24 घंटे मेहमानों की सेवा और सासू माँ के तीखे ताने, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक शाम जब प्रिया चूल्हा साफ करके थक कर बैठी थी, तो राहुल उसके पास आया और प्यार से बोला, प्रिया, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे दुख होता है कि तुम अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल पाती। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल जी, जब तक मुझे सासू माँ की सेवा और घर के सारे काम करने हैं, तब तक तो शायद ये सपना सपना ही रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर राहुल का हौसला बढ़ा और उसने मन ही मन प्रिया को हर संभव मदद करने का फैसला कर लिया। प्रिया की जिंदगी में संघर्ष और परेशानियां तेजी से बढ़ गईं। सावित्री देवी की मुख्य परेशानी ये थी कि उनके घर की बहू पढ़ लिख कर ऊंचा ओहदा पाएगी, जिससे समाज में उनके रुतबे पर सवाल उठेंगे कि क्या उन्होंने बहू को ठीक से घर नहीं सिखाया। इसलिए उन्होंने प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए रोज नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। वो जानबूझकर प्रिया के बिस्तर के पास मिट्टी डाल देती ताकि वो सुबह उठकर पहले सफाई करे, या रात के खाने के बाद ढेर सारे बर्तन छोड़ देती ताकि प्रिया देर रात तक जुटी रहे। एक दिन जब प्रिया अपनी किताब लेकर रसोई में बैठी थी, तो सावित्री देवी ने गुस्से से आकर कहा, ओ, तो अब रसोई में भी कलेक्टर की पढ़ाई होगी? बहू, तुम्हें पता है कि ये घर है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। तुम्हारी ये किताबें मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ये कहकर सावित्री देवी ने प्रिया की सबसे जरूरी किताब जमीन पर फेंक दी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने किताब उठा ली और चुपचाप चली गई। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, आप प्रिया को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हमारे परिवार का नाम ही रोशन करेगी। सावित्री देवी ने कठोरता से जवाब दिया, नाम रोशन करे न करे, लेकिन मेरे घर की शांति जरूर भंग कर रही है। घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है, कलेक्टर नहीं। प्रिया ने अपनी परेशानी को हल करने के लिए गांव की एक पुरानी शिक्षिका श्रीमती वर्मा से मदद मांगने की सोची। श्रीमती वर्मा बहुत दयालु थी, लेकिन सावित्री देवी के दबदबे के कारण उन्होंने भी सीधे मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, पर अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चला तो वो मेरा गांव में जीना मुश्किल कर देंगी। प्रिया अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम और पढ़ाई को कैसे संभाले। दिन रात की भागदौड़ और तनाव से वो अक्सर बीमार रहने लगी। राहुल उसे हिम्मत देता था, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने बेबस था। इस कठिन समय में कोई उपाय नहीं मिल रहा था। प्रिया ने अपनी सारी निराशा राहुल के सामने व्यक्त की और कहा, राहुल जी, शायद मैं ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं प्रिया, तुम हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारा सपना हूं और मैं इसे पूरा करवा कर रहूंगा। इसके बाद राहुल ने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने गांव के पास की एक सुनसान पुरानी हवेली के चौकीदार से बात की, जो उसका दोस्त था। राहुल ने उसे मनाया कि वो प्रिया को रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हवेली के एक छोटे से कमरे में पढ़ने की इजाजत दे दे। ये बात पूरी तरह से गोपनीय रखनी थी। हवेली में बिजली नहीं थी, तो राहुल ने बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी टॉर्च और कुछ पुराने नोटों का इंतजाम किया। ये उपाय कारगर साबित हुआ। अब प्रिया चुपके से रात को घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब सब सो जाते, तो राहुल के साथ हवेली जाती और वहां घंटों पढ़ाई करती। उसका उत्साह वापस लौट आया था। वो सासू माँ के तानों को भी हंसकर टाल देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। जब सावित्री देवी ने देखा कि प्रिया तानों से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है।
उन्होंने अपने भतीजे रमेश, जो गांव में ही रहता था, को लगाया ताकि वो प्रिया पर नजर रखे। रमेश को पता चल गया कि प्रिया रोज रात को हवेली में पढ़ने जाती है। रमेश ने तुरंत ये खबर सावित्री देवी को दे दी। सावित्री देवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने रमेश को एक नया काम सौंपा। सिविल सेवा परीक्षा की तारीख आ चुकी थी और प्रिया का परीक्षा केंद्र गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर शहर में था। राहुल ने एक भरोसेमंद टैक्सी बुक की थी। सावित्री देवी ने रमेश को चुपके से टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर को अच्छी खासी रकम दी और कहा, गाड़ी को रास्ते में खराब होने का बहाना बनाना और किसी भी हाल में प्रिया को परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचाना, इतना देर कि वो परीक्षा न दे पाए। रमेश और ड्राइवर ने ये साजिश रच ली। परीक्षा वाले दिन प्रिया और राहुल सुबह जल्दी टैक्सी में बैठे। रास्ते में ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी एक गड्ढे में डाल दी और चिल्लाया, ओ, टायर पंक्चर हो गया, अब तो इसे बदलने में 2 घंटे लगेंगे। प्रिया और राहुल घबरा गए। राहुल ने ड्राइवर पर गुस्सा किया, पर ड्राइवर ने नाटक करते हुए कहा, क्या करे साहिब, किस्मत खराब है। प्रिया ने घड़ी देखी, समय निकलता जा रहा था। उसे लगा कि सावित्री देवी की चाल कामयाब हो गई है और उसका सपना टूटने वाला है। उसने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा, हम अभी भी हार नहीं मानेंगे। राहुल ने तुरंत ड्राइवर को पैसे दिए और गांव में अपने एक दोस्त को फोन किया। 5 मिनट बाद उसका दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। प्रिया और राहुल ने टैक्सी वहीं छोड़ी और मोटरसाइकिल पर परीक्षा केंद्र की ओर तेजी से भागे। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, पर प्रिया ने हार नहीं मानी। वे आखिरी समय में परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे। प्रिया ने तेजी से अंदर भागकर अपनी परीक्षा दी। अगले कुछ महीनों तक प्रिया ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी लोग राहुल के घर के सामने जमा थे। पता चला कि सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आ गया है और प्रिया ने सिर्फ परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब पता चला कि प्रिया को उसी गांव शिवपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। सावित्री देवी, जो अपने कमरे में बैठी थी, उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका शरीर कांप उठा। जब प्रिया कलेक्टर के रूप में अपनी नई जीप में घर लौटी तो सावित्री देवी अपनी गलती का एहसास करके उसके पैरों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो सच में हमारे गांव की कलेक्टर बन गई। प्रिया ने अपनी सासू माँ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सासू माँ, आप मेरी माँ हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। अब हम सब मिलकर इस गांव को और बेहतर बनाएंगे। उस दिन से सावित्री देवी ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया। वो प्रिया की सबसे बड़ी समर्थक बन गई और पूरे गर्व से पूरे गांव को बताती थी कि ये हमारी बहू है, हमारे गांव की कलेक्टर। पूरे गांव को प्रिया पर गर्व था और ये कहानी हमेशा के लिए शिवपुर में मेहनत, प्यार और सपने के सच होने की मिसाल बन गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठंड में एक कमरे वाला ससुराल। प्रिया एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। शादी के बाद वो अपने पति राकेश के साथ एक संयुक्त परिवार में आ गई। ये परिवार जितना प्यारा था उतना ही भरा पूरा भी था। घर में सास विमला देवी, ससुर रामलाल जी, 2 नंददे, बड़ी ममता और छोटी नेहा और प्रिया और राकेश, कुल मिलाकर 6 लोग थे। लेकिन इस बड़े परिवार का दुर्भाग्य ये था कि रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही कमरा था। ये कमरा ही उनका बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टोर रूम सब कुछ था। प्रिया हमेशा घर को व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन 6 लोगों का सामान और 6 लोगों की दिनचर्या एक छोटे से कमरे में चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रिया स्वभाव से सरल और हंसमुख थी, लेकिन वो अक्सर इस तंगाली से परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि उसके पति और परिवार को थोड़ा आराम मिले, लेकिन उसकी आवाज अक्सर दब जाती थी। एक सुबह प्रिया रसोई में चाय बना रही थी, तभी सास विमला देवी ने पीछे से आवाज दी। विमला देवी ने कहा, प्रिया, जल्दी कर बेटा,
इतनी देर क्यों लगा रही है? आज तो ठंड भी बहुत है, जल्दी से चाय दे दे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, बस 1 मिनट। ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ठंड कितनी भी हो, आपकी चाय हमेशा सबसे पहले तैयार मिलेगी। राकेश ने कमरे से आवाज दी, प्रिया, मेरा रुमाल कहाँ है? कल यहीं रखा था। प्रिया ने हाथ में चाय का कप थामे राकेश की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस एक कमरे में चीजें ढूंढना भी एक महाभारत है। ये 6 लोगों की जिंदगी, 6 लोगों की जरूरतें, सब कुछ एक ही जगह पर सिमटा हुआ था। प्रिया के जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आई जब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। जैसे जैसे तापमान गिरने लगा, उस एक कमरे की तंगाली भी कई गुना बढ़ती चली गई। रात के समय 6 लोगों को एक साथ जमीन पर सोना पड़ता था। पूरा कमरा रजाइयों, कंबलों और गर्म कपड़ों से भर जाता था। दरवाजा बंद करने पर हवा रुक जाती थी, लेकिन सांस लेने की जगह कम हो जाती थी। आधी रात को किसी के करवट बदलने से दूसरे की नींद टूट जाती थी। कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि रात को कोई आराम से उठकर पानी भी पी सके। एक रात राकेश को अचानक जोर से खांसी आ गई। खांसी इतनी तेज थी कि ससुर रामलाल जी जाग गए। रामलाल जी धीरे से बोले, बेटा राकेश, रात के 2 बजे हैं, थोड़ा आराम से, सबकी नींद खराब हो रही है। राकेश शर्मिंदा होते हुए बोला, माफ करना पिताजी, ठंड लग गई है, कल से मैं गर्म पानी पीकर सोऊंगा। कपड़े बदलने की समस्या तो और भी विकट थी, खासकर प्रिया और दोनों नंदों ममता और नेहा के लिए। उन्हें हर बार एक कोने में चादर तानकर पर्दा बनाना पड़ता था और तब तक बाकी सब लोगों को आंखें बंद करनी पड़ती थी। ननद ममता, जो थोड़ी स्वार्थी और झगड़ालू थी, इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो हर छोटी बात पर ताना मारती। एक दोपहर जब प्रिया चादर का पर्दा बनाकर कपड़े बदल रही थी, तो ममता ने जानबूझकर जोर से हंसते हुए कहा, वाह क्या ड्रामा है, बड़े लोग आ गए हैं और अब इन्हें अपनी प्राइवेट जगह चाहिए। क्या ये घर 5 सितारा होटल है? प्रिया ने दिल पर पत्थर रखकर चुप्पी साध ली। छोटी ननद नेहा तुरंत ममता का विरोध करते हुए बोली, दीदी ये क्या कह रही हो? ये प्रिया भाभी की गलती नहीं है, ये तो कमरे की दिक्कत है, हम सबको यही करना पड़ता है। ममता ने मुंह बनाते हुए कहा, तू तो चुप ही रह छोटी, नई बहू आई है तो घर का हाल अब बिगड़ेगा ही, इसे तो सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। सास विमला देवी भी जानती थी कि ममता का ताना सही नहीं है, लेकिन 6 लोगों का जीवन एक कमरे में अब असहनीय होता जा रहा था। प्रिया ने मन ही मन ठान लिया कि उसे इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। प्रिया ने सबसे पहले राकेश से बात की। प्रिया ने कहा, राकेश जी, मुझे पता है कि आप कितना काम करते हैं, लेकिन अब इस तरह से एक कमरे में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर ठंड में। राकेश ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे सब पता है प्रिया, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं रोज सोचता हूँ कि कब हम अपना खुद का एक अच्छा घर लेंगे, लेकिन तुम ही देखो, शहर में किराया कितना बढ़ गया है। कम से कम 2 कमरे का भी लेते हैं तो मेरी आधी तनख्वाह उसी में चली जाएगी। प्रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में सस्ते किराए के मकान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी मकान मिलते वे या तो बहुत पुराने थे या उनकी स्थिति और भी खराब थी। प्रिया ने अपने बचपन के दोस्त मनोज को फोन किया, जो प्रॉपर्टी डीलर था। प्रिया ने पूछा, मनोज, क्या तुम मेरे लिए कोई छोटा सस्ता लेकिन अच्छा 2 कमरे का मकान ढूंढ सकते हो? आसपास ही हो, ताकि मैं माँ जी और पिताजी का ख्याल रख सकूं। मनोज ने दुख जताते हुए कहा, यार प्रिया, आजकल ऐसे मकान ढूंढना असंभव है। अगर कोई मिल भी गया तो एडवांस इतना ज्यादा मांगेंगे कि तुम दे नहीं पाओगी। राकेश ने अपने ऑफिस में भी बात की और एक छोटे से लोन के लिए आवेदन दिया, ताकि वे कम से कम घर में कोई छोटा सा अस्थायी इंतजाम कर सके, लेकिन उनकी तनख्वाह कम होने के कारण लोन मंजूर नहीं हुआ। एक शाम राकेश और प्रिया छत पर बैठे थे। प्रिया ने मायूस होकर कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत ही खराब है। इस ठंड में सब एक दूसरे की सांसों से गर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चैन से सो नहीं पा रहा। मैं सबको इस हाल में नहीं देख सकती। राकेश ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, हार मत मानो प्रिया, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन ससुर रामलाल जी ने एक पड़ोसी से बात की और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई जो पार्टीशन का काम कर सकती थी। रामलाल जी ने उस अलमारी को बड़ी उम्मीद से खरीदा और कमरे के बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन ममता ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, पिताजी, ये क्या बकवास है? अलमारी बीच में खड़ी करने से कमरा और भी छोटा लगेगा, मैं तो यहाँ नहीं सोऊंगी।
ममता ने तुरंत अपने बिस्तर को कमरे के दूसरे कोने में खींच लिया और अलमारी को हटा दिया। प्रिया समझ गई कि समस्या जगह की नहीं बल्कि ममता की ईर्ष्या भरे रवैये की भी थी। छोटी ननद नेहा, जो हमेशा प्रिया के साथ खड़ी रहती थी, एक दिन अचानक एक उपाय बताया। नेहा ने उत्साह से कहा, भाभी मुझे एक विचार आया है। हमारे छत पर जो खाली जगह है, हम वहाँ एक अस्थायी कमरा क्यों नहीं बनवा लेते? आजकल लोग टीन शेड और प्लाईवुड से जल्दी से कमरा बना लेते हैं। ये किराए पर लेने से सस्ता भी पड़ेगा और पिताजी की थोड़ी जगह भी बन जाएगी। प्रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। ये विचार वाकई में बहुत अच्छा था। प्रिया ने तुरंत ससुर रामलाल जी से बात की। रामलाल जी को भी ये उपाय पसंद आया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। मैं कल ही एक मिस्त्री को बुलाता हूँ। राकेश और प्रिया ने अपनी थोड़ी सी बचत लगाई और रामलाल जी ने भी कुछ पैसे जोड़े। मिस्त्री ने छत पर प्लाईवुड और टीन शेड का एक छोटा हवादार कमरा बनाना शुरू कर दिया। काम तेजी से चल रहा था और प्रिया को लगा कि अब उनकी समस्या हल होने वाली है। लेकिन बड़ी ननद ममता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ममता ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सास विमला देवी को भड़काना शुरू कर दिया। ममता ने विमला देवी से कहा, माँ आप देख रही हैं, प्रिया छत पर कमरा बनवा रही है ताकि वो हम लोगों से अलग रह सके। ये परिवार तोड़ने की कोशिश कर रही है। विमला देवी असमंजस में पड़ गई, लेकिन उन्होंने ममता की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। असली परेशानी तब आई जब ममता ने मिस्त्री को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मिस्त्री काम कर रहा था और ममता ने छत पर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मिस्त्री जी, ये कमरा बहुत टेढ़ा बन रहा है। छत पर ठीक से नाप क्यों नहीं लिया आपने? ये गिर जाएगा। मिस्त्री परेशान होकर बोला, बहन जी मैंने सब नाप लिया है, ये बिल्कुल मजबूत बन रहा है। जाओ जाकर मेरे पिताजी को बुलाओ, मैं इस घटिया काम को नहीं होने दूंगी। मिस्त्री ने डरकर काम रोक दिया। राकेश जब ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि काम रुका हुआ है। राकेश ने गुस्से में ममता से पूछा, ममता ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मिस्त्री को डरा रही हो? ममता ने मासूम बनने का नाटक किया और कहा, अरे भाई मैं तो बस घर की भलाई देख रही थी, ये मिस्त्री घटिया सामान लगा रहा था। राकेश ने मिस्त्री को दोबारा काम पर लगाया, लेकिन ममता ने अगली चाल चली। उसने मिस्त्री के औजार छिपा दिए और काम में और देरी की। ममता की हरकतों के कारण मिस्त्री ने काम करने से मना कर दिया और कहा, भाई साहब मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां आए दिन कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करे। प्रिया को लगा कि ममता जीत रही है। नया कमरा बनने से पहले ही उसका सपना टूट रहा था। प्रिया और राकेश हताश हो गए थे। तभी छोटी ननद नेहा, सास विमला देवी और ससुर रामलाल जी कमरे में आए। रामलाल जी ने कहा, ममता यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम ये नहीं देखती कि हम सब कितनी तकलीफ में हैं? तुम्हारी भाभी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सबकी सुविधा के लिए ये कमरा बनवा रही थी। अगर उन्हें थोड़ी निजता मिल जाती तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी थी? विमला देवी ने ममता के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम थोड़ी ईर्ष्या कर रही हो। नया कमरा बनने से हमारा परिवार टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। ममता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो स्वार्थ में आकर सबको कितना परेशान कर रही थी। ममता रोते हुए बोली, माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। नेहा, प्रिया भाभी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। प्रिया तुरंत आगे बढ़ी और उसने ममता को गले लगा लिया। प्रिया ने प्यार से कहा, दीदी बस अब और कुछ मत कहिए। आप तो मेरी बड़ी बहन हैं और बड़ी बहन का हक होता है थोड़ा डांटने का। अब आप ही मिस्त्री को वापस बुलाइए और उनसे माफी मांगकर काम पूरा करवाइए। ममता ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो तुरंत मिस्त्री के पास गई, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें दुगना पैसा देने का वादा करके वापस बुला लाई। अगले 2 दिनों में छत पर टीन शेड और प्लाईवुड का वो छोटा सा लेकिन प्यारा सा कमरा बनकर तैयार हो गया। रामलाल जी और विमला देवी रात को ऊपर सोने चले गए, जिससे नीचे वाले कमरे में अब सिर्फ राकेश, प्रिया, ममता और नेहा रह गए। 4 लोगों के लिए वो कमरा अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। ठंड अब भी थी, लेकिन परिवार का दिल गर्म था। अब जब भी कोई मेहमान आता तो विमला देवी गर्व से कहती, ये सब मेरी बहू प्रिया की सूझबूझ और नेहा के विचार का नतीजा है। अब हमारा घर भले ही 1 कमरे का हो, लेकिन हमारा परिवार 2 कमरों में चैन से सोता है। प्रिया ने संतोष की मुस्कान के साथ राकेश की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब परिवार एक हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल हो जाती है।
दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज दाल चावल खाने वाला गरीब ससुराल। ये कहानी है बिलासपुर की एक चुलबुली लड़की अंजलि की, जिसने हाल ही में राहुल शास्त्री से शादी करके एक छोटे से शहर में अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। अंजलि दिल्ली की रहने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी मॉडर्न सोच की थी और उसने अपने ससुराल के लिए बड़े बड़े सपने संजो रखे थे। उसे लगता था कि शादी के बाद उसका जीवन किसी फिल्म की कहानी जैसा हो जाएगा। लेकिन जब वो शास्त्रीय परिवार के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उनका जीवन सादगी की मिसाल है। घर बहुत साफ सुथरा और पारंपरिक था, लेकिन खाने के मामले में शास्त्रीय परिवार बेहद साधारण था। पहले दिन जब अंजलि ने रात के खाने की थाली देखी तो वो मुस्कुराई और कहा, वाह राहुल, दाल चावल मेरा पसंदीदा, क्या बात है। राहुल ने प्यार से जवाब दिया, हाँ अंजलि, तुम्हें पता है माँ कहती है सादगी में ही असली स्वाद होता है। अंजलि ने भी खुशी से दाल चावल खा लिए, लेकिन अगले दिन दोपहर में फिर दाल चावल और रात में भी वही। तीसरे दिन जब नाश्ते में पोहा खाया और दोपहर के खाने में फिर से दाल चावल आए तो अंजलि के चेहरे पे थोड़ी उदासी आ गई। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे दाल चावल पसंद है, लेकिन क्या हम कभी कभार कुछ और नहीं खा सकते, जैसे पनीर टिक्का या मसाला डोसा? राहुल ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अंजलि, माँ का हाथ का दाल चावल दुनिया का बेस्ट खाना है, और हाँ, हमारा बजट भी थोड़ा टाइट रहता है, माँ की बचत से ही घर चलता है। ये सुनकर अंजलि थोड़ा मायूस हो गई, लेकिन उसने सोचा शायद ये शुरुआत में ही होगा। अब जब वो रसोई में अपनी सास गायत्री माँ के साथ काम करती थी तो हमेशा एक ही बात सुनती थी, अंजलि बेटा, दाल चावल से अच्छा पौष्टिक खाना और कुछ नहीं होता। अंजलि ने मन ही मन सोचा कि पौष्टिक तो ठीक है, पर हर रोज दाल चावल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन ये साधारण सी बात जल्दी ही एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी, क्योंकि शास्त्री परिवार की बहू होने के नाते अंजलि को समाज में और खासकर राहुल के रिश्तेदारों में एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। लेकिन जल्द ही इस सादगी भरी जिंदगी में एक खलनायक का प्रवेश हुआ, जिसका नाम था कृतिका भाभी। कृतिका भाभी राहुल की चचेरी बहन की पत्नी थी और उनका जीवन पूरा दिखावे और अमीरी से भरा हुआ था। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर अपने महंगे कपड़ों, विदेशों की यात्राओं और शानदार खाने की तस्वीरें शेयर करती रहती थी। उन्हें शास्त्री परिवार की सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जब कृतिका भाभी अचानक घर आईं और दोपहर के खाने के लिए बैठ गईं, तो उन्होंने अपनी थाली में सिर्फ दाल चावल देखकर मुंह बना लिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ओह गायत्री चाची, आप लोग आज भी वही दाल चावल खा रहे हैं? मुझे लगा नई बहू आई है तो मेन्यू थोड़ा बदल गया होगा। आजकल तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी इससे ज्यादा वैरायटी होती है। गायत्री माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारे घर में सादा भोजन, उच्च विचार, यही परंपरा है। लेकिन कृतिका भाभी चुप नहीं हुई। उन्होंने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि, मुझे तो तुम्हारी दया आती है। दिल्ली की रहने वाली लड़की, यहाँ हर रोज दाल चावल। शायद तुम्हारे घर वालों को पता नहीं होगा कि तुम्हारा ससुराल कितना गरीब है। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने पलटकर कहा, भाभी, सादगी गरीबी नहीं होती और हमारे घर का खाना प्यार और शुद्धता से भरा होता है। लेकिन कृतिका भाभी ने जाते जाते एक और वार किया। उन्होंने अपने फोन से दाल चावल की एक तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर एक कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया कि आज शास्त्री परिवार के यहाँ सादगी का चरम, पुरानी परंपराएं अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर अंजलि बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी और उसने महसूस किया कि ये दाल चावल सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसके और उसके परिवार के सम्मान का मुद्दा बन गया है। अब अंजलि ने ठान लिया कि उसे इस समस्या का समाधान करना ही होगा। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को दाल चावल के अलावा और भी कई तरह के व्यंजन बनाकर खिलाएगी। एक दिन अंजलि ने बाजार से महंगे मसाले और विदेशी सब्जियां खरीदी। उसने बहुत मेहनत करके परिवार के लिए लासाग्ना और पनीर रैप्स बनाए। जब राहुल और गायत्री माँ ने थाली देखी तो उनका मुंह खुला रह गया। राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अंजलि, ये सब क्या है? इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। गायत्री माँ ने भी अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, बेटा, हमारे पेट को ये सब नहीं जमता। हम तो ठहरे देसी लोग, हमें तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। अंजलि ने प्यार से उन्हें समझाया, माँ, आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन खाने के बाद दोनों ने बहुत ही साधारण प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा, ठीक है, पर दाल चावल से अच्छा नहीं। और गायत्री माँ ने कहा, ये सब हमें नहीं बनाना चाहिए, इसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है।
अंजलि ने तुरंत अपनी सहेली प्रिया को फोन किया और पूरी बात बताई। प्रिया ने अंजलि को सलाह दी, अंजलि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम कमाना शुरू कर दो, फिर अपने पैसों से जो मन करे वो बनाओ। प्रिया की बात सुनकर अंजलि को एक नई राह मिली। उसने शहर में अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर मना कर दिया जाता था कि यहाँ दिल्ली जैसी हाईफाई नौकरी नहीं मिल सकती। अंजलि ने एक बार फिर हिम्मत हारना शुरू कर दिया। इसी बीच कृतिका भाभी लगातार अपना जलवा बिखेर रही थी। वो अक्सर बिना बुलाए घर आ जाती और बड़े बड़े उपहार दिखाती, फिर अंजलि को ताने मारती। एक बार तो उन्होंने अपने पति से कहा, देखो अंजलि अब कितनी दुबली पतली हो गई है, बेचारी को यहाँ ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ दाल चावल। कृतिका भाभी ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी कि अंजलि एक लापरवाह बहू है जो परिवार का पैसा सिर्फ दिखावे पर बर्बाद करती है और दाल चावल खिलाकर उन्हें गरीब दिखाती है। अंजलि ने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश की, राहुल हमें थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा, लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें इस दाल चावल के टैग से बाहर निकलना होगा। राहुल ने हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा, अंजलि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, माँ जो कहती है वो सही है, हम गरीब नहीं हैं, हम सिर्फ साधारण हैं। जब अंजलि की हर कोशिश नाकाम हो गई और कृतिका भाभी का मजाक अपने चरम पर पहुंच गया, तब एक दिन गायत्री माँ ने रसोई में काम करते हुए अंजलि से कहा, अंजलि बेटा तुम उदास मत हो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन दाल चावल में एक राज है जो सिर्फ हमें पता है। गायत्री माँ ने बताया कि उनके घर में दाल और चावल एक खास किस्म के होते हैं जो उनके पैतृक खेतों में उगाए जाते हैं और ये पूरी तरह से शुद्ध और जैविक होते हैं, और उनकी दाल का तड़का एक गुप्त नुस्खे से तैयार होता है जो उनकी नानी ने उन्हें सिखाया था। ये बात सुनकर अंजलि के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने तुरंत राहुल को बुलाया और कहा, राहुल मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इसी दाल चावल की सादगी को एक ब्रांड बना दे। अंजलि ने परिवार को समझाया कि लोग आजकल शुद्ध और पारंपरिक खाने के लिए तरसते हैं और अगर हम इसी दाल चावल की प्रीमियम ट्रेडिशनल थाली बनाकर बेचे तो ये बहुत सफल होगा। राहुल और गायत्री माँ को अंजलि का ये विचार बहुत पसंद आया और इस तरह अंजलि ने अपने घर की रसोई से शुद्ध शाकाहारी थाली नाम का एक छोटा सा ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू किया। अंजलि ने थाली में सिर्फ दाल चावल, एक सब्जी और थोड़ा सा अचार रखा, लेकिन उसकी शुद्धता और गायत्री माँ के गुप्त तड़के के स्वाद ने जादू कर दिया। पहले ही हफ्ते में उन्हें 50 ऑर्डर मिले और उनका बिजनेस फलने फूलने लगा। अंजलि के आत्मविश्वास को वापस आता देख कृतिका भाभी को जलन होने लगी। उन्होंने सोचा कि अंजलि दाल चावल बेचकर इतनी अमीर कैसे बन सकती है। कृतिका भाभी ने अंजलि के बिजनेस को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने एक नकली ग्राहक बनकर अंजलि के रेस्टोरेंट से एक बड़ा ऑर्डर दिया और जानबूझकर खाने में एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही नकारात्मक और झूठी समीक्षा पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि अंजलि की थाली में कंकड़ मिला है और खाना भी बासी था, इनकी शुद्धता की बात सिर्फ दिखावा है। ये देखकर अंजलि के सारे ऑर्डर तुरंत रुक गए। उसके हाथ पांव फूल गए और ऐसा लगा जैसे कृतिका भाभी जीत गई हैं। अंजलि ने राहुल से कहा, राहुल ये सब कृतिका भाभी ने किया होगा, अब क्या होगा, हमारा सारा काम खराब हो गया। राहुल ने अंजलि को हिम्मत दी और कहा, तुम घबराओ मत, जिसने ईमानदारी से काम किया है उसकी जीत हमेशा होती है। राहुल ने तुरंत अपने कुछ पुराने ग्राहकों को फोन किया और उनसे विनम्रता से पूछा कि क्या उनके खाने में कोई दिक्कत आई थी। सभी ने अंजलि के खाने की बहुत तारीफ की। तभी राहुल को याद आया कि उन्होंने उस दिन कृतिका भाभी के घर एक दोस्त के जरिए डिलीवरी करवाई थी और वो दोस्त उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। राहुल ने उस दोस्त को फोन किया और पूछा, भाई तुमने जब कृतिका भाभी के घर खाना दिया तो क्या वो उसी वक्त खराब हो गया था? दोस्त ने बताया, नहीं राहुल, जब मैंने उन्हें खाना दिया तो वो बहुत खुश थीं और उन्होंने तुरंत ही पूरा खाना खा लिया था। मुझे तो लगा उन्हें बहुत पसंद आया है। राहुल को समझ में आ गया कि कृतिका भाभी ने झूठ बोला है। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि अब बस एक ही तरीका है, हम लाइव जाकर सबको सच बताएंगे। अगले दिन अंजलि ने फेसबुक पर शुद्ध शाकाहारी थाली के पेज से लाइव आकर सबको सच बताने का फैसला किया। उसने रसोई में गायत्री माँ के साथ मिलकर वही दाल चावल बनाए और कैमरे के सामने उसका स्वाद लिया। तभी कृतिका भाभी उस लाइव सेशन में आ गई और कमेंट में नकारात्मक बातें लिखना शुरू कर दिया। वो लिख रही थी कि ये सब झूठ है, इस खाने में हमेशा कोई ना कोई खराबी होती है।
तभी राहुल ने एक छोटा सा वीडियो चलाया जिसमें उनके दोस्त ने कृतिका भाभी के घर के बाहर इंतजार करते हुए रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसमें कृतिका भाभी पूरा खाना बड़े चाव से खा रही थी और फिर तुरंत ही अपने फोन से झूठी समीक्षा लिख रही थी। जैसे ही वो वीडियो लाइव गया, कृतिका भाभी शर्म से लाल हो गई और लाइव से हट गई। कृतिका भाभी के पति ने तुरंत शास्त्री परिवार को फोन करके माफी मांगी और कहा कि कृतिका अपनी जलन के कारण ऐसा कर रही थी। अब पूरे शहर में अंजलि और उसके परिवार की ईमानदारी की चर्चा होने लगी और उनके दाल चावल के बिजनेस में रातों रात बूम आ गया। अंजलि ने अपनी पहली कमाई से गायत्री माँ के लिए एक खूबसूरत बनारसी साड़ी खरीदी। गायत्री माँ ने साड़ी पहनकर अंजलि को गले लगा लिया और प्यार से कहा, अब रोज दाल चावल खाओ या पिज्जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। माँ, अब हमारे घर में हर चीज बनेगी, लेकिन दाल चावल तो रोज ही बनेंगे क्योंकि वो हमारा लकी चार्म है। और इस तरह से अंजलि ने सिर्फ अपने ससुराल को हर रोज दाल चावल खाने वाले गरीब ससुराल के ताने से नहीं बचाया, बल्कि उसे एक सफल ब्रांड भी बना दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब बहू बनी गांव की कलेक्टर। उत्तर प्रदेश के छोटे से मगर संपन्न गांव शिवपुर में रहने वाली प्रिया का विवाह राहुल से हुआ था। प्रिया का परिवार बहुत साधारण था, जिसके कारण उसकी सासू माँ सावित्री देवी उसे हमेशा ताने मारती थीं और घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थीं। प्रिया का सपना था कि वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके एक कलेक्टर बने, लेकिन ससुराल में उसे पढ़ने के लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होती और रात सब सो जाने के बाद खत्म होती थी। घर के सभी बड़े बड़े काम, 24 घंटे मेहमानों की सेवा और सासू माँ के तीखे ताने, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक शाम जब प्रिया चूल्हा साफ करके थक कर बैठी थी, तो राहुल उसके पास आया और प्यार से बोला, प्रिया, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे दुख होता है कि तुम अपने सपने के लिए समय नहीं निकाल पाती। प्रिया ने गहरी सांस ली और बोली, राहुल जी, जब तक मुझे सासू माँ की सेवा और घर के सारे काम करने हैं, तब तक तो शायद ये सपना सपना ही रहेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ये सुनकर राहुल का हौसला बढ़ा और उसने मन ही मन प्रिया को हर संभव मदद करने का फैसला कर लिया। प्रिया की जिंदगी में संघर्ष और परेशानियां तेजी से बढ़ गईं। सावित्री देवी की मुख्य परेशानी ये थी कि उनके घर की बहू पढ़ लिख कर ऊंचा ओहदा पाएगी, जिससे समाज में उनके रुतबे पर सवाल उठेंगे कि क्या उन्होंने बहू को ठीक से घर नहीं सिखाया। इसलिए उन्होंने प्रिया की पढ़ाई को रोकने के लिए रोज नए बहाने ढूंढना शुरू कर दिए। वो जानबूझकर प्रिया के बिस्तर के पास मिट्टी डाल देती ताकि वो सुबह उठकर पहले सफाई करे, या रात के खाने के बाद ढेर सारे बर्तन छोड़ देती ताकि प्रिया देर रात तक जुटी रहे। एक दिन जब प्रिया अपनी किताब लेकर रसोई में बैठी थी, तो सावित्री देवी ने गुस्से से आकर कहा, ओ, तो अब रसोई में भी कलेक्टर की पढ़ाई होगी? बहू, तुम्हें पता है कि ये घर है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। तुम्हारी ये किताबें मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। ये कहकर सावित्री देवी ने प्रिया की सबसे जरूरी किताब जमीन पर फेंक दी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने किताब उठा ली और चुपचाप चली गई। राहुल ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। माँ, आप प्रिया को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हमारे परिवार का नाम ही रोशन करेगी। सावित्री देवी ने कठोरता से जवाब दिया, नाम रोशन करे न करे, लेकिन मेरे घर की शांति जरूर भंग कर रही है। घर की बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है, कलेक्टर नहीं। प्रिया ने अपनी परेशानी को हल करने के लिए गांव की एक पुरानी शिक्षिका श्रीमती वर्मा से मदद मांगने की सोची। श्रीमती वर्मा बहुत दयालु थी, लेकिन सावित्री देवी के दबदबे के कारण उन्होंने भी सीधे मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, पर अगर तुम्हारी सासू माँ को पता चला तो वो मेरा गांव में जीना मुश्किल कर देंगी। प्रिया अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम और पढ़ाई को कैसे संभाले। दिन रात की भागदौड़ और तनाव से वो अक्सर बीमार रहने लगी। राहुल उसे हिम्मत देता था, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने बेबस था। इस कठिन समय में कोई उपाय नहीं मिल रहा था।
प्रिया ने अपनी सारी निराशा राहुल के सामने व्यक्त की और कहा, राहुल जी, शायद मैं ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। राहुल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं प्रिया, तुम हार नहीं मानोगी। मैं तुम्हारा सपना हूं और मैं इसे पूरा करवा कर रहूंगा। इसके बाद राहुल ने एक अनोखा उपाय निकाला। उसने गांव के पास की एक सुनसान पुरानी हवेली के चौकीदार से बात की, जो उसका दोस्त था। राहुल ने उसे मनाया कि वो प्रिया को रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक हवेली के एक छोटे से कमरे में पढ़ने की इजाजत दे दे। ये बात पूरी तरह से गोपनीय रखनी थी। हवेली में बिजली नहीं थी, तो राहुल ने बैटरी से चलने वाली एक छोटी सी टॉर्च और कुछ पुराने नोटों का इंतजाम किया। ये उपाय कारगर साबित हुआ। अब प्रिया चुपके से रात को घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब सब सो जाते तो राहुल के साथ हवेली जाती और वहां घंटों पढ़ाई करती। उसका उत्साह वापस लौट आया था। वो सासू माँ के तानों को भी हंसकर टाल देती थी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसके पास एक गुप्त हथियार है। जब सावित्री देवी ने देखा कि प्रिया तानों से विचलित नहीं हो रही है, तो उन्हें शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने भतीजे रमेश, जो गांव में ही रहता था, को लगाया ताकि वो प्रिया पर नजर रखे। रमेश को पता चल गया कि प्रिया रोज रात को हवेली में पढ़ने जाती है। रमेश ने तुरंत ये खबर सावित्री देवी को दे दी। सावित्री देवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने रमेश को एक नया काम सौंपा। सिविल सेवा परीक्षा की तारीख आ चुकी थी और प्रिया का परीक्षा केंद्र गांव से करीब 300 किलोमीटर दूर शहर में था। राहुल ने एक भरोसेमंद टैक्सी बुक की थी। सावित्री देवी ने रमेश को चुपके से टैक्सी ड्राइवर से बात करने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर को अच्छी खासी रकम दी और कहा, गाड़ी को रास्ते में खराब होने का बहाना बनाना और किसी भी हाल में प्रिया को परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचाना, इतना देर कि वो परीक्षा न दे पाए। रमेश और ड्राइवर ने ये साजिश रच ली। परीक्षा वाले दिन प्रिया और राहुल सुबह जल्दी टैक्सी में बैठे। रास्ते में ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी एक गड्ढे में डाल दी और चिल्लाया, ओ, टायर पंक्चर हो गया, अब तो इसे बदलने में 2 घंटे लगेंगे। प्रिया और राहुल घबरा गए। राहुल ने ड्राइवर पर गुस्सा किया, पर ड्राइवर ने नाटक करते हुए कहा, क्या करे साहिब, किस्मत खराब है। प्रिया ने घड़ी देखी, समय निकलता जा रहा था। उसे लगा कि सावित्री देवी की चाल कामयाब हो गई है और उसका सपना टूटने वाला है। उसने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने उसे दिलासा दिया और कहा, हम अभी भी हार नहीं मानेंगे। राहुल ने तुरंत ड्राइवर को पैसे दिए और गांव में अपने एक दोस्त को फोन किया। 5 मिनट बाद उसका दोस्त एक मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा। प्रिया और राहुल ने टैक्सी वहीं छोड़ी और मोटरसाइकिल पर परीक्षा केंद्र की ओर तेजी से भागे। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, पर प्रिया ने हार नहीं मानी। वे आखिरी समय में परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचे। प्रिया ने तेजी से अंदर भागकर अपनी परीक्षा दी। अगले कुछ महीनों तक प्रिया ने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी लोग राहुल के घर के सामने जमा थे। पता चला कि सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आ गया है और प्रिया ने सिर्फ परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला पल तब आया जब पता चला कि प्रिया को उसी गांव शिवपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। सावित्री देवी, जो अपने कमरे में बैठी थी, उन्होंने ये खबर सुनी तो उनका शरीर कांप उठा। जब प्रिया कलेक्टर के रूप में अपनी नई जीप में घर लौटी, तो सावित्री देवी अपनी गलती का एहसास करके उसके पैरों पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो सच में हमारे गांव की कलेक्टर बन गई। प्रिया ने अपनी सासू माँ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, सासू माँ, आप मेरी माँ हैं। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। अब हम सब मिलकर इस गांव को और बेहतर बनाएंगे। उस दिन से सावित्री देवी ने अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल लिया। वो प्रिया की सबसे बड़ी समर्थक बन गई और पूरे गर्व से पूरे गांव को बताती थी कि ये हमारी बहू है, हमारे गांव की कलेक्टर। पूरे गांव को प्रिया पर गर्व था और ये कहानी हमेशा के लिए शिवपुर में मेहनत, प्यार और सपने के सच होने की मिसाल बन गई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है?
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठंड में एक कमरे वाला ससुराल। प्रिया एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। शादी के बाद वो अपने पति राकेश के साथ एक संयुक्त परिवार में आ गई। ये परिवार जितना प्यारा था उतना ही भरा पूरा भी था। घर में सास विमला देवी, ससुर रामलाल जी, 2 नंददे, बड़ी ममता और छोटी नेहा और प्रिया और राकेश, कुल मिलाकर 6 लोग थे। लेकिन इस बड़े परिवार का दुर्भाग्य ये था कि रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही कमरा था। ये कमरा ही उनका बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टोर रूम सब कुछ था। प्रिया हमेशा घर को व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन 6 लोगों का सामान और 6 लोगों की दिनचर्या एक छोटे से कमरे में चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। प्रिया स्वभाव से सरल और हंसमुख थी, लेकिन वो अक्सर इस तंगाली से परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि उसके पति और परिवार को थोड़ा आराम मिले, लेकिन उसकी आवाज अक्सर दब जाती थी। एक सुबह प्रिया रसोई में चाय बना रही थी, तभी सास विमला देवी ने पीछे से आवाज दी। विमला देवी ने कहा, प्रिया जल्दी कर बेटा, इतनी देर क्यों लगा रही है? आज तो ठंड भी बहुत है, जल्दी से चाय दे दे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ जी, बस 1 मिनट, ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। ठंड कितनी भी हो, आपकी चाय हमेशा सबसे पहले तैयार मिलेगी। राकेश ने कमरे से आवाज दी, प्रिया मेरा रुमाल कहाँ है? कल यहीं रखा था। प्रिया ने हाथ में चाय का कप थामे राकेश की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस एक कमरे में चीजें ढूंढना भी एक महाभारत है। ये 6 लोगों की जिंदगी, 6 लोगों की जरूरतें, सब कुछ एक ही जगह पर सिमटा हुआ था। प्रिया के जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब आई जब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी। जैसे जैसे तापमान गिरने लगा, उस एक कमरे की तंगाली भी कई गुना बढ़ती चली गई। रात के समय 6 लोगों को एक साथ जमीन पर सोना पड़ता था। पूरा कमरा रजाइयों, कंबलों और गर्म कपड़ों से भर जाता था। दरवाजा बंद करने पर हवा रुक जाती थी, लेकिन सांस लेने की जगह कम हो जाती थी। आधी रात को किसी के करवट बदलने से दूसरे की नींद टूट जाती थी। कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि रात को कोई आराम से उठकर पानी भी पी सके। एक रात राकेश को अचानक जोर से खांसी आ गई। खांसी इतनी तेज थी कि ससुर रामलाल जी जाग गए। रामलाल जी धीरे से बोले, बेटा राकेश, रात के 2 बजे हैं, थोड़ा आराम से, सबकी नींद खराब हो रही है। राकेश शर्मिंदा होते हुए बोला, माफ करना पिताजी, ठंड लग गई है, कल से मैं गर्म पानी पीकर सोऊंगा। कपड़े बदलने की समस्या तो और भी विकट थी, खासकर प्रिया और दोनों नंदों ममता और नेहा के लिए। उन्हें हर बार एक कोने में चादर तानकर पर्दा बनाना पड़ता था और तब तक बाकी सब लोगों को आंखें बंद करनी पड़ती थी। ननद ममता, जो थोड़ी स्वार्थी और झगड़ालू थी, इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो हर छोटी बात पर ताना मारती। एक दोपहर जब प्रिया चादर का पर्दा बनाकर कपड़े बदल रही थी, तो ममता ने जानबूझकर जोर से हंसते हुए कहा, वाह क्या ड्रामा है, बड़े लोग आ गए हैं और अब इन्हें अपनी प्राइवेट जगह चाहिए, क्या ये घर 5 सितारा होटल है? प्रिया ने दिल पर पत्थर रखकर चुप्पी साध ली। छोटी ननद नेहा तुरंत ममता का विरोध करते हुए बोली, दीदी ये क्या कह रही हो? ये प्रिया भाभी की गलती नहीं है, ये तो कमरे की दिक्कत है, हम सबको यही करना पड़ता है। ममता ने मुंह बनाते हुए कहा, तू तो चुप ही रह छोटी, नई बहू आई है तो घर का हाल अब बिगड़ेगा ही, इसे तो सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए। सास विमला देवी भी जानती थी कि ममता का ताना सही नहीं है, लेकिन 6 लोगों का जीवन एक कमरे में अब असहनीय होता जा रहा था। प्रिया ने मन ही मन ठान लिया कि उसे इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। प्रिया ने सबसे पहले राकेश से बात की। प्रिया ने कहा, राकेश जी, मुझे पता है कि आप कितना काम करते हैं, लेकिन अब इस तरह से एक कमरे में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर ठंड में। राकेश ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे सब पता है प्रिया, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं रोज सोचता हूँ कि कब हम अपना खुद का एक अच्छा घर लेंगे, लेकिन तुम ही देखो, शहर में किराया कितना बढ़ गया है। कम से कम 2 कमरे का भी लेते हैं तो मेरी आधी तनख्वाह उसी में चली जाएगी। प्रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में सस्ते किराए के मकान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी मकान मिलते वे या तो बहुत पुराने थे या उनकी स्थिति और भी खराब थी।
प्रिया ने अपने बचपन के दोस्त मनोज को फोन किया, जो प्रॉपर्टी डीलर था। प्रिया ने पूछा, मनोज, क्या तुम मेरे लिए कोई छोटा सस्ता लेकिन अच्छा 2 कमरे का मकान ढूंढ सकते हो? आसपास ही हो, ताकि मैं माँ जी और पिताजी का ख्याल रख सकूं। मनोज ने दुख जताते हुए कहा, यार प्रिया, आजकल ऐसे मकान ढूंढना असंभव है। अगर कोई मिल भी गया तो एडवांस इतना ज्यादा मांगेंगे कि तुम दे नहीं पाओगी। राकेश ने अपने ऑफिस में भी बात की और एक छोटे से लोन के लिए आवेदन दिया, ताकि वे कम से कम घर में कोई छोटा सा अस्थायी इंतजाम कर सके। लेकिन उनकी तनख्वाह कम होने के कारण लोन मंजूर नहीं हुआ। एक शाम राकेश और प्रिया छत पर बैठे थे। प्रिया ने मायूस होकर कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारी किस्मत ही खराब है। इस ठंड में सब एक दूसरे की सांसों से गर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई भी चैन से सो नहीं पा रहा। मैं सबको इस हाल में नहीं देख सकती। राकेश ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, हार मत मानो प्रिया, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन ससुर रामलाल जी ने एक पड़ोसी से बात की और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई, जो पार्टीशन का काम कर सकती थी। रामलाल जी ने उस अलमारी को बड़ी उम्मीद से खरीदा और कमरे के बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन ममता ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, पिताजी, ये क्या बकवास है? अलमारी बीच में खड़ी करने से कमरा और भी छोटा लगेगा। मैं तो यहाँ नहीं सोऊंगी। ममता ने तुरंत अपने बिस्तर को कमरे के दूसरे कोने में खींच लिया और अलमारी को हटा दिया। प्रिया समझ गईं कि समस्या जगह की नहीं, बल्कि ममता के ईर्ष्या भरे रवैये की भी थी। छोटी ननद नेहा, जो हमेशा प्रिया के साथ खड़ी रहती थी, एक दिन अचानक एक उपाय बताया। नेहा ने उत्साह से कहा, भाभी, मुझे एक विचार आया है। हमारे छत पर जो खाली जगह है, हम वहाँ एक अस्थायी कमरा क्यों नहीं बनवा लेते? आजकल लोग टीन शेड और प्लाईवुड से जल्दी से कमरा बना लेते हैं। ये किराए पर लेने से सस्ता भी पड़ेगा और पिताजी की थोड़ी जगह भी बन जाएगी। प्रिया की आंखों में एक नई चमक आ गई। ये विचार वाकई में बहुत अच्छा था। प्रिया ने तुरंत ससुर रामलाल जी से बात की। रामलाल जी को भी ये उपाय पसंद आया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। मैं कल ही एक मिस्त्री को बुलाता हूँ। राकेश और प्रिया ने अपनी थोड़ी सी बचत लगाई और रामलाल जी ने भी कुछ पैसे जोड़े। मिस्त्री ने छत पर प्लाईवुड और टीन शेड का एक छोटा हवादार कमरा बनाना शुरू कर दिया। काम तेजी से चल रहा था और प्रिया को लगा कि अब उनकी समस्या हल होने वाली है। लेकिन बड़ी ननद ममता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ममता ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सास विमला देवी को भड़काना शुरू कर दिया। ममता ने विमला देवी से कहा, माँ, आप देख रही हैं, प्रिया छत पर कमरा बनवा रही है ताकि वो हम लोगों से अलग रह सके। ये परिवार तोड़ने की कोशिश कर रही है। विमला देवी असमंजस में पड़ गई, लेकिन उन्होंने ममता की बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। असली परेशानी तब आई जब ममता ने मिस्त्री को परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मिस्त्री काम कर रहा था और ममता ने छत पर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मिस्त्री जी, ये कमरा बहुत टेढ़ा बन रहा है। छत पर ठीक से नाप क्यों नहीं लिया आपने? ये गिर जाएगा। मिस्त्री परेशान होकर बोला, बहन जी, मैंने सब नाप लिया है। ये बिल्कुल मजबूत बन रहा है। जाओ, जाकर मेरे पिताजी को बुलाओ। मैं इस घटिया काम को नहीं होने दूंगी। मिस्त्री ने डरकर काम रोक दिया। राकेश जब ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि काम रुका हुआ है। राकेश ने गुस्से में ममता से पूछा, ममता, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों मिस्त्री को डरा रही हो? ममता ने मासूम बनने का नाटक किया और कहा, अरे भाई, मैं तो बस घर की भलाई देख रही थी। ये मिस्त्री घटिया सामान लगा रहा था। राकेश ने मिस्त्री को दोबारा काम पर लगाया, लेकिन ममता ने अगली चाल चली। उसने मिस्त्री के औजार छिपा दिए और काम में और देरी की। ममता की हरकतों के कारण मिस्त्री ने काम करने से मना कर दिया और कहा, भाई साहब, मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहां आए दिन कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करे। प्रिया को लगा कि ममता जीत रही है। नया कमरा बनने से पहले ही उसका सपना टूट रहा था। प्रिया और राकेश हताश हो गए थे। तभी छोटी ननद नेहा, सास विमला देवी और ससुर रामलाल जी कमरे में आए। रामलाल जी ने कहा, ममता, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम ये नहीं देखती कि हम सब कितनी तकलीफ में हैं? तुम्हारी भाभी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हम सबकी सुविधा के लिए ये कमरा बनवा रही थी। अगर उन्हें थोड़ी निजता मिल जाती तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी थी? विमला देवी ने ममता के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम थोड़ी ईर्ष्या कर रही हो। नया कमरा बनने से हमारा परिवार टूटेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा। ममता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो स्वार्थ में आकर सबको कितना परेशान कर रही थी। ममता रोते हुए बोली, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नेहा,
प्रिया भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। प्रिया तुरंत आगे बढ़ी और उसने ममता को गले लगा लिया। प्रिया ने प्यार से कहा, दीदी बस, अब और कुछ मत कहिए, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं और बड़ी बहन का हक होता है थोड़ा डांटने का। अब आप ही मिस्त्री को वापस बुलाइए और उनसे माफी मांगकर काम पूरा करवाइए। ममता ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। वो तुरंत मिस्त्री के पास गई, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें दुगना पैसा देने का वादा करके वापस बुला लाई। अगले 2 दिनों में छत पर टीन शेड और प्लाईवुड का वो छोटा सा लेकिन प्यारा सा कमरा बनकर तैयार हो गया। रामलाल जी और विमला देवी रात को ऊपर सोने चले गए, जिससे नीचे वाले कमरे में अब सिर्फ राकेश, प्रिया, ममता और नेहा रह गए। 4 लोगों के लिए वो कमरा अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। ठंड अब भी थी, लेकिन परिवार का दिल गर्म था। अब जब भी कोई मेहमान आता तो विमला देवी गर्व से कहती, ये सब मेरी बहू प्रिया की सूझबूझ और नेहा के विचार का नतीजा है। अब हमारा घर भले ही 1 कमरे का हो, लेकिन हमारा परिवार 2 कमरों में चैन से सोता है। प्रिया ने संतोष की मुस्कान के साथ राकेश की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब परिवार एक हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी से हल हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज दाल चावल खाने वाला गरीब ससुराल। ये कहानी है बिलासपुर की एक चुलबुली लड़की अंजलि की, जिसने हाल ही में राहुल शास्त्री से शादी करके एक छोटे से शहर में अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। अंजलि दिल्ली की रहने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी मॉडर्न सोच की थी और उसने अपने ससुराल के लिए बड़े बड़े सपने संजो रखे थे। उसे लगता था कि शादी के बाद उसका जीवन किसी फिल्म की कहानी जैसा हो जाएगा। लेकिन जब वो शास्त्रीय परिवार के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उनका जीवन सादगी की मिसाल है। घर बहुत साफ सुथरा और पारंपरिक था, लेकिन खाने के मामले में शास्त्रीय परिवार बेहद साधारण था। पहले दिन जब अंजलि ने रात के खाने की थाली देखी तो वो मुस्कुराई और कहा, वाह राहुल, दाल चावल मेरा पसंदीदा, क्या बात है। राहुल ने प्यार से जवाब दिया, हाँ अंजलि, तुम्हें पता है माँ कहती है सादगी में ही असली स्वाद होता है। अंजलि ने भी खुशी से दाल चावल खा लिए, लेकिन अगले दिन दोपहर में फिर दाल चावल और रात में भी वही। तीसरे दिन जब नाश्ते में पोहा खाया और दोपहर के खाने में फिर से दाल चावल आए तो अंजलि के चेहरे पे थोड़ी उदासी आ गई। उसने राहुल से कहा, राहुल, मुझे दाल चावल पसंद है, लेकिन क्या हम कभी कभार कुछ और नहीं खा सकते, जैसे पनीर टिक्का या मसाला डोसा? राहुल ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अंजलि, माँ का हाथ का दाल चावल दुनिया का बेस्ट खाना है और हाँ, हमारा बजट भी थोड़ा टाइट रहता है, माँ की बचत से ही घर चलता है। ये सुनकर अंजलि थोड़ा मायूस हो गई, लेकिन उसने सोचा शायद ये शुरुआत में ही होगा। अब जब वो रसोई में अपनी सास गायत्री माँ के साथ काम करती थी तो हमेशा एक ही बात सुनती थी, अंजलि बेटा, दाल चावल से अच्छा पौष्टिक खाना और कुछ नहीं होता। अंजलि ने मन ही मन सोचा कि पौष्टिक तो ठीक है, पर हर रोज दाल चावल, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन ये साधारण सी बात जल्दी ही एक बड़ी परेशानी बनने वाली थी, क्योंकि शास्त्री परिवार की बहू होने के नाते अंजलि को समाज में और खासकर राहुल के रिश्तेदारों में एक ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। लेकिन जल्द ही इस सादगी भरी जिंदगी में एक खलनायक का प्रवेश हुआ, जिसका नाम था कृतिका भाभी। कृतिका भाभी राहुल की चचेरी बहन की पत्नी थी और उनका जीवन पूरा दिखावे और अमीरी से भरा हुआ था। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर अपने महंगे कपड़ों, विदेशों की यात्राओं और शानदार खाने की तस्वीरें शेयर करती रहती थी। उन्हें शास्त्री परिवार की सादगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जब कृतिका भाभी अचानक घर आईं और दोपहर के खाने के लिए बैठ गईं, तो उन्होंने अपनी थाली में सिर्फ दाल चावल देखकर मुंह बना लिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ओह गायत्री चाची, आप लोग आज भी वही दाल चावल खा रहे हैं? मुझे लगा नई बहू आई है तो मेन्यू थोड़ा बदल गया होगा। आजकल तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में भी इससे ज्यादा वैरायटी होती है। गायत्री माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारे घर में सादा भोजन, उच्च विचार, यही परंपरा है। लेकिन कृतिका भाभी चुप नहीं हुई। उन्होंने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि, मुझे तो तुम्हारी दया आती है। दिल्ली की रहने वाली लड़की, यहाँ हर रोज दाल चावल। शायद तुम्हारे घर वालों को पता नहीं होगा कि तुम्हारा ससुराल कितना गरीब है। अंजलि को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने पलटकर कहा, भाभी, सादगी गरीबी नहीं होती और हमारे घर का खाना प्यार और शुद्धता से भरा होता है। लेकिन कृतिका भाभी ने जाते जाते एक और वार किया। उन्होंने अपने फोन से दाल चावल की एक तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर एक कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया,
कि आज शास्त्री परिवार के यहाँ सादगी का चरम, पुरानी परंपराएं अभी भी जिंदा हैं। ये देखकर अंजलि बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी और उसने महसूस किया कि ये दाल चावल सिर्फ खाना नहीं बल्कि उसके और उसके परिवार के सम्मान का मुद्दा बन गया है। अब अंजलि ने ठान लिया कि उसे इस समस्या का समाधान करना ही होगा। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को दाल चावल के अलावा और भी कई तरह के व्यंजन बनाकर खिलाएगी। एक दिन अंजलि ने बाजार से महंगे मसाले और विदेशी सब्जियां खरीदी। उसने बहुत मेहनत करके परिवार के लिए लासाग्ना और पनीर रैप्स बनाए। जब राहुल और गायत्री माँ ने थाली देखी तो उनका मुंह खुला रह गया। राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अंजलि ये सब क्या है? इसमें तो बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। गायत्री माँ ने भी अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, बेटा हमारे पेट को ये सब नहीं जमता, हम तो ठहरे देसी लोग, हमें तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। अंजलि ने प्यार से उन्हें समझाया, माँ आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन खाने के बाद दोनों ने बहुत ही साधारण प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा, ठीक है पर दाल चावल से अच्छा नहीं। और गायत्री माँ ने कहा, ये सब हमें नहीं बनाना चाहिए, इसमें बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। अंजलि ने तुरंत अपनी सहेली प्रिया को फोन किया और पूरी बात बताई। प्रिया ने अंजलि को सलाह दी, अंजलि तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम कमाना शुरू कर दो, फिर अपने पैसों से जो मन करे वो बनाओ। प्रिया की बात सुनकर अंजलि को एक नई राह मिली। उसने शहर में अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह उसे ये कहकर मना कर दिया जाता था कि यहाँ दिल्ली जैसी हाईफाई नौकरी नहीं मिल सकती। अंजलि ने एक बार फिर हिम्मत हारना शुरू कर दिया। इसी बीच कृतिका भाभी लगातार अपना जलवा बिखेर रही थी। वो अक्सर बिना बुलाए घर आ जाती और बड़े बड़े उपहार दिखाती, फिर अंजलि को ताने मारती। एक बार तो उन्होंने अपने पति से कहा, देखो अंजलि अब कितनी दुबली पतली हो गई है, बेचारी को यहाँ ढंग का खाना भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ दाल चावल। कृतिका भाभी ने पूरे खानदान में ये बात फैला दी कि अंजलि एक लापरवाह बहू है जो परिवार का पैसा सिर्फ दिखावे पर बर्बाद करती है और दाल चावल खिलाकर उन्हें गरीब दिखाती है। अंजलि ने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश की, राहुल हमें थोड़ा आधुनिक होना पड़ेगा, लोग हमें जज कर रहे हैं, हमें इस दाल चावल के टैग से बाहर निकलना होगा। राहुल ने हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेते हुए कहा, अंजलि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, माँ जो कहती है वो सही है, हम गरीब नहीं हैं, हम सिर्फ साधारण हैं। जब अंजलि की हर कोशिश नाकाम हो गई और कृतिका भाभी का मजाक अपने चरम पर पहुंच गया, तब एक दिन गायत्री माँ ने रसोई में काम करते हुए अंजलि से कहा, अंजलि बेटा तुम उदास मत हो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन दाल चावल में एक राज है जो सिर्फ हमें पता है। गायत्री माँ ने बताया कि उनके घर में दाल और चावल एक खास किस्म के होते हैं जो उनके पैतृक खेतों में उगाए जाते हैं और ये पूरी तरह से शुद्ध और जैविक होते हैं और उनकी दाल का तड़का एक गुप्त नुस्खे से तैयार होता है जो उनकी नानी ने उन्हें सिखाया था। ये बात सुनकर अंजलि के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने तुरंत राहुल को बुलाया और कहा, राहुल मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम इसी दाल चावल की सादगी को एक ब्रांड बना दे। अंजलि ने परिवार को समझाया कि लोग आजकल शुद्ध और पारंपरिक खाने के लिए तरसते हैं और अगर हम इसी दाल चावल की प्रीमियम ट्रेडिशनल थाली बनाकर बेचे तो ये बहुत सफल होगा। राहुल और गायत्री माँ को अंजलि का ये विचार बहुत पसंद आया और इस तरह अंजलि ने अपने घर की रसोई से शुद्ध शाकाहारी थाली नाम का एक छोटा सा ऑनलाइन फूड बिजनेस शुरू किया। अंजलि ने थाली में सिर्फ दाल चावल, एक सब्जी और थोड़ा सा अचार रखा, लेकिन उसकी शुद्धता और गायत्री माँ के गुप्त तड़के के स्वाद ने जादू कर दिया। पहले ही हफ्ते में उन्हें 50 ऑर्डर मिले और उनका बिजनेस फलने फूलने लगा। अंजलि के आत्मविश्वास को वापस आता देख कृतिका भाभी को जलन होने लगी। उन्होंने सोचा कि अंजलि दाल चावल बेचकर इतनी अमीर कैसे बन सकती है। कृतिका भाभी ने अंजलि के बिजनेस को बर्बाद करने की योजना बनाई। उन्होंने एक नकली ग्राहक बनकर अंजलि के रेस्टोरेंट से एक बड़ा ऑर्डर दिया और जानबूझकर खाने में एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही नकारात्मक और झूठी समीक्षा पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि अंजलि की थाली में कंकड़ मिला है और खाना भी बासी था, इनकी शुद्धता की बात सिर्फ दिखावा है। ये देखकर अंजलि के सारे ऑर्डर तुरंत रुक गए। उसके हाथ पांव फूल गए और ऐसा लगा जैसे कृतिका भाभी जीत गई हैं। अंजलि ने राहुल से कहा, राहुल ये सब कृतिका भाभी ने किया होगा, अब क्या होगा, हमारा सारा काम खराब हो गया। राहुल ने अंजलि को हिम्मत दी और कहा, तुम घबराओ मत, जिसने ईमानदारी से काम किया है उसकी जीत हमेशा होती है।
राहुल ने तुरंत अपने कुछ पुराने ग्राहकों को फोन किया और उनसे विनम्रता से पूछा कि क्या उनके खाने में कोई दिक्कत आई थी। सभी ने अंजलि के खाने की बहुत तारीफ की। तभी राहुल को याद आया कि उन्होंने उस दिन कृतिका भाभी के घर एक दोस्त के जरिए डिलीवरी करवाई थी और वो दोस्त उनके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। राहुल ने उस दोस्त को फोन किया और पूछा, भाई तुमने जब कृतिका भाभी के घर खाना दिया तो क्या वो उसी वक्त खराब हो गया था? दोस्त ने बताया, नहीं राहुल, जब मैंने उन्हें खाना दिया तो वो बहुत खुश थीं और उन्होंने तुरंत ही पूरा खाना खा लिया था। मुझे तो लगा उन्हें बहुत पसंद आया है। राहुल को समझ में आ गया कि कृतिका भाभी ने झूठ बोला है। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि अब बस एक ही तरीका है, हम लाइव जाकर सबको सच बताएंगे। अगले दिन अंजलि ने फेसबुक पर शुद्ध शाकाहारी थाली के पेज से लाइव आकर सबको सच बताने का फैसला किया। उसने रसोई में गायत्री माँ के साथ मिलकर वही दाल चावल बनाए और कैमरे के सामने उसका स्वाद लिया। तभी कृतिका भाभी उस लाइव सेशन में आ गई और कमेंट में नकारात्मक बातें लिखना शुरू कर दिया। वो लिख रही थी कि ये सब झूठ है, इस खाने में हमेशा कोई ना कोई खराबी होती है। तभी राहुल ने एक छोटा सा वीडियो चलाया जिसमें उनके दोस्त ने कृतिका भाभी के घर के बाहर इंतजार करते हुए रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिसमें कृतिका भाभी पूरा खाना बड़े चाव से खा रही थी और फिर तुरंत ही अपने फोन से झूठी समीक्षा लिख रही थी। जैसे ही वो वीडियो लाइव गया, कृतिका भाभी शर्म से लाल हो गई और लाइव से हट गई। कृतिका भाभी के पति ने तुरंत शास्त्री परिवार को फोन करके माफी मांगी और कहा कि कृतिका अपनी जलन के कारण ऐसा कर रही थी। अब पूरे शहर में अंजलि और उसके परिवार की ईमानदारी की चर्चा होने लगी और उनके दाल चावल के बिजनेस में रातों रात बूम आ गया। अंजलि ने अपनी पहली कमाई से गायत्री माँ के लिए एक खूबसूरत बनारसी साड़ी खरीदी। गायत्री माँ ने साड़ी पहनकर अंजलि को गले लगा लिया और प्यार से कहा, अब रोज दाल चावल खाओ या पिज्जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। माँ, अब हमारे घर में हर चीज बनेगी, लेकिन दाल चावल तो रोज ही बनेंगे क्योंकि वो हमारा लकी चार्म है। और इस तरह से अंजलि ने सिर्फ अपने ससुराल को हर रोज दाल चावल खाने वाले गरीब ससुराल के ताने से नहीं बचाया, बल्कि उसे एक सफल ब्रांड भी बना दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और इस तरह की कहानी आगे देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।